अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आवाज़ क्लियर होगी। बाकी भी ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। सो अच्छा, दिस इज़ द क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर सेक्शन ए। ठीक है जी। आवाज़ क्लियर है? मेरे ख्याल से ज़्यादा नॉइज़ तो नहीं आ रही आप लोगों के पास? बिकॉज इट्स शोइंग मी कि काफ़ी हाई लेवल पे जा रही है आवाज़। फाइट आई डोंट नो कि आपके पास नॉइज़ आ रही है पीछे। मे बी ठीक है, ओके, इट्स क्लियर। मे बी शायद जो बार है वो थोड़ा सा लो सेट हुआ हुआ। ओके, सो सबसे पहले आज की क्लास के 2-3 एजेंडा हैं। पहले तो हमने इस पे बात करनी है कि आपके जो मार्क्स वगैरह हैं वो अपलोड हो गए, उससे रिलेटेड कुछ ईमेल्स भी आएंगे मेरे पास। उसके बाद फिर हम जो है एक लेक्चर हमने स्टार्ट करना है, हम उस पर भी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपसे लूँगा क्योंकि लास्ट क्लास मुझे याद है कि हमने काफ़ी चीज़ें रैपअप की थी और क्वेश्चंस के लिए हमने फिर टाइम नहीं रखा था एंड में। सो अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है तो वो भी आप भेज सकते हैं। बेशक अभी भेज दें, उनको फिर जो है वो टाइमली एड्रेस कर दूँगा। और फिर आपका क्विज़ है, क्विज़ नंबर 2। उसकी डिटेल भी मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा, अभी भी सुन लें। डिटेल ये है कि क्विज़ विल स्टार्ट एट 1:15 से लेके 1:45 तक आपका क्विज़ ओपन होगा। आई थिंक अगर आप LMS पे जाएं तो आपको नज़र आ जाएगा अभी। और क्विज़ की जो अटैम्प्ट टाइम है वो भी मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, वो 15 मिनट आप जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। बिकॉज वो लोडिंग पे जो आपका टाइम लगता था उसको मैंने देखते हुए, वैसे 10 मिनट भी बहुत थे लेकिन फिर भी शिकायतें आ रही थी कि बहुत कम टाइम है, तो मैंने 15 मिनट कर दिए हैं फॉर द सेम 10 क्वेश्चंस। सो अच्छा, पहले एजेंडा पे आते हैं कि आपके मार्क्स वगैरह मैंने अपलोड कर दिए हैं। मेरे पास कुछ ईमेल्स भी आई थी जिनका ये कहना था कि आई थिंक आपको नज़र आ रही है स्क्रीन या नहीं। लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, होपफुली अब आपको स्क्रीन शेयर्ड होगी। सो कुछ ईमेल्स मेरे पास आई थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि असाइनमेंट्स उन्होंने जमा करवाई लेकिन उनको जो है वो कंसिडर नहीं किया गया या उनके मार्क्स वगैरह अपलोडेड नहीं है। सो इस तरह की जो भी क्यूरी है वो क्यूरी आप मुझे ईमेल करके भेज दें कि सर ये इशू है हमारे साथ, तो आप काइंडली इसको जो है वो एड्रेस कर लें। जो कॉमन मेरे पास इशू आ रहा था वो यही था कि कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास ईमेल आई, उन्होंने कहा कि हमने असाइनमेंट सबमिट करवाई थी लेकिन उसके मार्क्स नहीं हैं। तो उसका तरीक़ेकार ये है, आप सब भी सुन लें, बाकियों को भी बता दीजिएगा और होपफुली जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे इस बात से कि आपने अगर असाइनमेंट भेजी थी और उसके नंबर नहीं लगे हुए तो यू वुड हैव टू फॉरवर्ड दैट ईमेल अगेन। ठीक है, बिकॉज अब आपकी ईमेल जो है वो इट्स गोइंग टू बी अंडर अ वेरी मच पाइल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईमेल नाउ। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ जस्ट फॉरवर्ड द ईमेल। जिनके मार्क्स नहीं लगे हुए, जिनको लगता है कि उन्होंने सेंड की थी लेकिन उनके मार्क्स नहीं हैं, तो काइंडली वही ईमेल जो कि आपने मुझे की है, जो कि ऑब्वियसली आपने टाइम पे ही की होगी, उसी को आप फॉरवर्ड करें ताकि मैं आपका टाइम भी वेरीफाई कर लूँ कि आपने उसी टाइम की थी या नहीं की थी, और मे बी वो मुझसे मिस हो गई हो। तो वो ईमेल जो है वो आप मुझे फॉरवर्ड कर दें उसी ईमेल के ऊपर जिस पर आपको ईमेल सेंड करने का मैंने कहा था, विच मीन zubairfall2020smiu@gmail.com वाली ईमेल पर आप मुझे रीसेंड उसको फॉरवर्ड कर देंगे। सिमिलरली एक और इशू ये भी था कि आप लोगों ने जो असाइनमेंट भेजी, कुछ स्टूडेंट ने गलत ईमेल पर भेज दी। तो अब उन्होंने हो सकता है टाइमली भेजी हो लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने गलत ईमेल पर भेज दी। तो इसका तरीक़ेकार भी वही है बिल्कुल जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने गलत ईमेल पर भी भेजी तो आपके सेंट आइटम्स में होगी, आप वहाँ पर जाके उसी ईमेल को फॉरवर्ड करें सो दैट आई कैन वेरीफाई द टाइम एंड डेट। तो उसी ईमेल को आप फॉरवर्ड कर दें अब सही ईमेल के ऊपर, तो मेरे पास डाटा आ जाएगा कि ओके आपने उस दिन जो है वो गलत ईमेल पर भेज दी थी और अब आप सही ईमेल पर भेज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं वेरीफाई करके आपके इशू को भी एड्रेस कर दूँगा। योर सेक्शन इज़ 2A। एक काम तो मैंने ये किया है कि आप दोनों सेक्शंस को मैंने अलग कर दिया है। शीट पहले एक ही बनी हुई थी बिकॉज नाउ वी नो के यू बोथ आर डिफरेंट सेक्शंस, हमारी क्लासेस अब मर्ज्ड भी नहीं हो रही हैं, तो हमने इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया है। सिमिलरली अब इनरोलमेंट के ऊपर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। इनरोलमेंट जो आपकी प्राइमरी इनरोलमेंट होती है वो CMS के ऊपर होती है। CMS के ऊपर आपने कोर्सेज़ इनरोल करने होते हैं,
क्योंकि CMS के ऊपर जब आप एनरोल होते हैं तो फिर वो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वगैरह उसको जो है वो वेरीफाई भी कर रहे होते हैं कि आप लोग एलिजिबल भी हैं उस कोर्स के लिए या नहीं, या इस तरह की और दूसरी चीज़ें। तो ऑब्वियसली वो टीचर वेरीफाई नहीं कर रहा होता, वो एडमिशन डिपार्टमेंट या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वेरीफाई कर रहा होता है। तो CMS वो फाइनल लिस्ट होती है जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कोई कोर्स पढ़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली CMS के ऊपर जितने स्टूडेंट्स हैं, LMS के ऊपर वही के वही स्टूडेंट्स नहीं थे। LMS के ऊपर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मौजूद थे जो कि CMS के ऊपर एनरोल्ड नहीं थे। सिमिलरली LMS के ऊपर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे जो कि CMS के ऊपर थे लेकिन LMS के ऊपर नहीं थे। तो आई टुक माई टाइम एंड उसके बाद फिर मैंने जो है CMS को देखते हुए, बिकॉज CMS इज़ दी क्या कहते हैं उसको, हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ एनरोलमेंट। CMS के ऊपर जो एनरोल हुआ स्टूडेंट वही टेक्निकली मेरे कोर्स में है, इसके अलावा कोई स्टूडेंट मेरे कोर्स में नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे, कुछ 4-5 स्टूडेंट्स जो कि LMS के ऊपर एनरोल हो गए थे, क्योंकि LMS आपको पता है कि सेल्फ एनरोलमेंट मैंने ओपन की थी और वो आई थिंक अभी 3-4 दिन पहले तक भी ओपन ही थी, तो वो स्टूडेंट्स करते जा रहे थे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनमें जो कि जो कि CMS पे एनरोल्ड नहीं है टेक्निकली। तो मैंने CMS की लिस्ट निकाली और CMS के लिस्ट को देखते हुए मैंने वो सारे स्टूडेंट वेरीफाई किए हैं जो कि CMS पे हैं, वो LMS पे होने चाहिए। कुछ ऐसे थे CMS के ऊपर स्टूडेंट्स जो कि एनरोल्ड थे कोर्स के अंदर, लेकिन फिर भी वो जो है LMS के ऊपर एनरोल नहीं हुए थे किसी वजह से, तो मैंने ख़ुद उनको जो है वो एनरोल कर दिया है। सो नाउ द स्टूडेंट्स दैट आर ऑन CMS आर आल्सो ऑन LMS, बट द इशू इज़ कि LMS के ऊपर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने सेल्फ एनरोलमेंट करवाई थी जो कि एक्चुअली CMS के ऊपर एनरोल्ड नहीं है, जो कि आपको यहाँ पर रेड में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि टेक्निकली कोर्स का हिस्सा नहीं है क्योंकि वो CMS के ऊपर एनरोल्ड नहीं है, राइट। सो इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो CMS के ऊपर हैं और उनको LMS के ऊपर भी मैंने कर दिया है अगर वो ऑलरेडी नहीं थे तो। लेकिन ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि LMS के ऊपर एनरोल्ड थे लेकिन ये CMS के ऊपर नहीं है। सिमिलरली इन स्टूडेंट्स में वो स्टूडेंट्स भी हैं जो कि LMS पर भी नहीं है लेकिन उन्होंने कोई असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवाई है, मुझे असाइनमेंट्स भेज रहे हैं, लेकिन ना ही वो LMS के ऊपर एनरोल्ड है ना ही वो CMS के ऊपर एनरोल्ड है। द पॉइंट इज़ इफ़ दीज स्टूडेंट्स, जो कि ये 4-5 स्टूडेंट्स हैं, अगर वो क्लास में हैं तो वो अब सुन लें, अगर वो क्लास में नहीं हैं तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं काइंडली उनको बता दें, या कम से कम वो आके जो है वो रिकॉर्डिंग देख लें ताकि वो मेरे मुंह से ही सुन लें कि एक्चुअली काम करना क्या है उन्होंने। CMS पर इनरोल होना लाजमी है इन ऑर्डर टू गेट दिस कोर्स पास्ट के आपके नंबर में लगा ही नहीं सकूँगा, आपके जो आप फाइनल एग्जाम में नहीं बैठ सकेंगे, कोई भी काम नहीं हो सकेगा अनलेस आप CMS के ऊपर इनरोल नहीं है। LMS तो है ही, LMS के ऊपर तो चले मैं खुद भी कर दूंगा आपको इनरोल्ड, बट द इशू इज CMS के ऊपर आपको इनरोल होना चाहिए। ये स्टूडेंट्स CMS के ऊपर इनरोल्ड नहीं है और ये जो रेड में आपको हाईलाइट किए हुए ये स्टूडेंट CMS में अगर इनरोल्ड नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो LMS के ऊपर भी नहीं होने चाहिए। और I was going to remove them because these students are not technically in my course, so I was going to remove them, but इट्स नॉट लाइक कि आखिरी वार्निंग है, बट बिकॉज मैंने ये सोचा था कि इस वीक हम क्विज़ेज़ लेंगे, तो आई वॉज थिंकिंग कि क्विज़ेज़ से एक दिन पहले मैं आप लोगों को ना बताऊं कि मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। ये क्विज़ अटैम्प्ट कर लें जितने भी करना चाह रहे हैं, जो भी LMS के ऊपर हैं, जो कि CMS पे तो हैं ही, लेकिन LMS के ऊपर जो एक्स्ट्रा हैं वो भी बेशक अटैम्प्ट कर लें ये क्विज़, उनके मैं कंसिडर कर लूँगा। बट इस वीक के बाद बाय द एंड ऑफ दिस वीक क्लासेज, यानी थर्सडे को जैसे हमारी क्लासेस ख़त्म होंगी, इस वीक के बाद मैं इन सब ये जो रेड में नज़र आ रहे हैं इन सबको मैं डिलीट कर दूंगा अनलेस वो CMS पर हुए तो इस थर्सडे तक, फ्राइडे तक अगर ये लोग थर्सडे तक सॉरी, अगर ये स्टूडेंट्स CMS के ऊपर आ जाते हैं, विच इज़ हाईली अनलाइकली, ऐसा नहीं होता है कि आप आ सकें अब 12th वीक के अंदर, तो अगर ये CMS के ऊपर नहीं आते हैं तो LMS से भी मैं इनको रिमूव कर दूंगा। इनका डाटा मेरे पास होगा बट मैं इनको LMS से रिमूव कर दूंगा। वो आइंदा कोई क्विज़, कोई असाइनमेंट, कोई फाइनल एग्ज़ाम भी इस तरह से हमारा LMS के ऊपर ही होगा, वो भी अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे। सो इन लोगों के लिए ज़रा वार्निंग है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे, ठीक है, ये भी एक इशू आया था, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जो कि CMS के ऊपर सेक्शन A में हैं और LMS के ऊपर वो B में एनरोल हुए हैं। सिमिलरली CMS के ऊपर B में हैं और एक्चुअली वो LMS के ऊपर A में एनरोल हुए हैं। तो लाइक आई सेड कि CMS इज़ द बाउंड्री, कि CMS के ऊपर जो चीज़ जिस तरह से है हम उस तरह से चलेंगे। CMS के ऊपर जो स्टूडेंट सेक्शन B में था और वो गलती से A में या AB दोनों में LMS के ऊपर एनरोल हो गया था, तो उसको मैंने उसी सेक्शन में एनरोल कर दिया है जिस सेक्शन में वो CMS पर है।
तो इफ़ यू आर इन सेक्शन बी इन CMS, सो यू विल हैव टू टेक क्लासेस इन सेक्शन बी, दैट्स इट। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। अभी तक की चीज़ें जो हैं वो हम कंसिडर कर लेंगे, लेकिन आज की भी जैसे क्लास ए की हो रही है, लेकिन अगर आप CMS के ऊपर बी सेक्शन के साथ इनरोल्ड हैं तो आप बी सेक्शन के साथ ही क्लासेस लेंगे, दैट्स इट, ठीक है। ये आपने ज़रा सा देखना है। अच्छा जी, रिजवान वसीर कह रहे हैं कि इनरोलमेंट का मसला था, सेक्शन 20 से मैंने क्विज़ सबमिट किया था, तो वो आपने मार्क्स अपलोड कर लिए हैं, तो मैं सेक्शन 20 से ही अनरोल कर दूँ। आपको मैंने कर दिया है, अब आप ना अनरोल कर सकेंगे, आई थिंक इनरोल तो नहीं कर सकेंगे, आई थिंक अब आप अनरोल भी नहीं कर सकेंगे। तो रिजवान अब आपको जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। एक और इशू मेरे जहन में अभी आया है, मैं उसको भी एड्रेस करता हूँ आगे चलने से पहले। मार्क्स आपको गूगल शीट पर मिल जाएंगे। तलहा वकानी पूछ रहे हैं कि मार्क्स कैसे दिखेंगे, तो मार्क्स का जो एक हमने गूगल शीट बनाई हुई है वो आपको मैं दोबारा उसका जो लिंक है वो टेक्स्ट कर देता हूँ सबको। इसी तरह जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है उसमें DS की जगह SE है। ये दो लिंक्स हैं जो कि आप फॉलो करेंगे। दिस वन ओके। अच्छा, जो स्पेसिफिकली काफ़ी मुख्तलिफ से केसेस हैं ना, वो आप मुझे ईमेल कर दें कि सर मेरा ये मसला है, तो इसको ज़रा देख लें। उन्होंने परफॉर्म नहीं किया होगा मोहम्मद मुजम्मिल, जिनके मार्क्स कम है उनका मतलब यही होता है कि आप अभी आई थिंक 12-13 साल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आपको मतलब पता होगा कि मार्क्स कम का मतलब क्या होता है। हमज़ा फ़ारूकी का कोई इशू है कि राइट, जैसे मैंने कहा ना हमज़ा कि आप ये चीज़ें मुझे ईमेल करके बता दें कि ये इशू आ रहा है, और अगर आपने पहले सबमिट करवाई थी तो उस ईमेल को फॉरवर्ड कर दें। आप सबूत के तौर पे बता दें कि सर ये देखें मैंने इस डेट को फॉरवर्ड की थी, अब आप इसको कंसिडर करें। अब्दुल राफ़े कह रहे हैं क्विज़ में 8 नंबर थे और मैंने 3 नंबर दिए हैं। अच्छा, ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता, मैंने खुद थोड़ी ना चेक किया है LMS के ऊपर, तो जो शीट में मुझे नज़र आया मैं वो सिमिलरली आप भी मुझे ईमेल कर दें, मैं आपका केस भी देख लूँगा कि क्यों आखिर आपके नंबर गलत शो हो रहे हैं। अभी मैं आपके इंतज़ार में नहीं बैठा हूँ आसिफ नज़ीर कि आपने भेजी है तो मैं चेक कर लूँ। आपने भेज दी है तो आई विल चेक। आप बस इस दफ़ा अपने पर ज़रा भरोसा रखें कि आपने सही ईमेल पर सेंड की होगी, दोबारा रीचेक कर लें। ठीक है जी। अच्छा, एक इशू और है, ये जो इनरोलमेंट है इनसे रिलेटेड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ए में थे, लेकिन अब उनको बी में कर दिया है ना मैंने, बिकॉज CMS के ऊपर वो बी में। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, आई थिंक 1-2 स्टूडेंट्स ही हैं जो कि जिनका इस तरह से केस है। तो आप लोगों के साथ असल में इशू ये होगा, अब ये मेरे जहन में अभी क्लिक की बात कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्लास होती है सेक्शन बी की आज के ही दिन सुबह, उसमें मैंने क्विज़ लिया है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जिसमें ऑब्वियसली सेक्शन बी में आप भी इनरोल्ड थे, जो कि सेक्शन ए में हैं, अभी उनको पता नहीं था, तो उनको मैंने बी में कर दिया, लेकिन बी का ऑलरेडी क्विज़ हो चुका है। तो इस चीज़ में अगर आपको इशू आ रहा है तो या आपने अटैम्प्ट कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं अटैम्प्ट किया है तो आप मुझे ईमेल कर देंगे सर ये इशू आया था, इसको भी हैंडल कर लें। ईमेल में इस वजह से करवा रहा हूँ आपसे बार बार, ताकि मुझे याद रहें कि क्या क्या इशूज़ हैं, तो उन इश्यूज़ को मैं 1 बाय 1 जो है वो एड्रेस कर लूँगा। ओके, दिस वॉज वन एजेंडा ऑफ आवर क्लास, टुक अ लॉट ऑफ टाइम। द नेक्स्ट एजेंडा वॉज कि हमने क्या करना था। अच्छा, क्विज़ तो हम जब स्टार्ट करेंगे तभी मैं उससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं वो आप लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चंस, यस, क्वेश्चंस अगर कोई लास्ट लेक्चर से रिलेटेड हैं तो वो मुझसे अभी पूछ लें, अदरवाइज़ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट लेक्चर, और फिर उसको ख़त्म करके हम क्विज़ की तरफ चलेंगे। सो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन क्यूरी रिगार्डिंग आवर लास्ट लेक्चर और लेक्चर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, यू कैन आस्क नाउ। मुजम्मिल, आपका जो इशू है ना, आई थिंक दैट मस्ट बी एन एरर। कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं मेरे पास, जो कि ईमेल आई है मेरे पास स्टूडेंट्स की कि वो एंट्री में गलती हो गई है मुझसे कई जगह पर ना। असाइनमेंट के केस में बात कर रहा हूँ मैं। क्विज़ में आई थिंक जितने हैं नंबर उतने ही दिए हैं, मैंने खुद तो चेक नहीं किया क्विज़, LMS के ऊपर ही जितने आपने सवाल सही किए उसका ही आंसर आएगा। बट मुजम्मिल का जिस तरह से केस है वो कह रहे हैं 1 मार्क शो हो रहा है, तो 1 मार्क तो मैंने किसी को भी नहीं दिया, मैंने ज़्यादा से कम भी 5-6 मार्क्स तो दिए ही दिए हैं। तो ये एक एंट्री का इशू होगा, तो आई विल लुक इनटू इट। मेरे पास दूसरी फाइल भी है जिसके अंदर से मैंने फिर कॉपी पेस्ट किए हैं यहाँ पे, सो आई विल लुक इनटू इट। अगेन ईमेल मुझे कर दें काइंडली। ओके, लेट्स स्टार्ट।
सो होपफुली स्क्रीन आपके पास होगी विजिबल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फंक्शंस एंड देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ फंक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑलरेडी नो व्हाट फंक्शंस आर. ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है. एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में. एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट के देयर इज अ फंक्शन having x as a variable, having x as a domain, 2x square plus 4x plus 1, this is a function of x. If it includes y as well, then we can say that this is a function of f of x and y, right? So these are functions. इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, but from the perspective of sets and discrete mathematics. So let's start. Okay, this is the introduction. So like I said, you have already encountered the function f of x y is x plus y, f of x is x, f of x is sin x, or whatever the kind of functions you may be. Here we will study functions defined on discrete domains and ranges. So ये दो terminologies हैं जिनको हम बार बार रेफर कर रहे होंगे, domain and range. We will generalize functions to mappings. We may not always be able to write function in a neat way, जिसको हम mathematical way कहते हैं, as above. इस तरह के हम फंक्शंस नहीं लिख रहे होंगे. हम जो फंक्शन लिख रहे होंगे वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ज़बान में यानी लॉजिकल ज़बान में लिख रहे होंगे कि फॉर ऑल एक्स, एक्स इज़ अ मेंबर ऑफ ए और वाई और आर, उस पर मैप हो रही है और डोमेन्स आ रही हैं और रेंजेस आ रही हैं. इस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे, नॉट इन अ नीट मैथमेटिकल वे. सो लेट्स सी what is the definition, what is the definition of function. A function, what is a function? A function f, let's suppose there is a function f. So a function is always from one set to another. पहली बात तो आप ये समझ लेंगे, जो फंक्शन हम डिस्कस करेंगे वो फंक्शन सेट्स की ज़बान में डिस्कस करेंगे. और सेट्स की ज़बान में हम किस तरह से डिस्कस करेंगे कि अ फंक्शन f विल बी फ्रॉम वन सेट टू अनदर. ये है फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्टिंग फ्रॉम दैट. अ फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू सेट b is what? What is a function? Is an assignment of exactly one element of B to each element of A. Assignment of exactly one element of B. B के अंदर फॉर एग्जाम्पल 10 एलिमेंट्स हैं. आपने पढ़ा है सेट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल सेट्स B के अंदर जो है B के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं. सो a function f from set a to set b is an assignment of exactly one element. सिर्फ एक एलिमेंट b का ऐसा होगा जो कि a के हर एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहा होगा. मैप हो रहा होगा, मैप को ऐसे समझ लें या कनेक्टेड को ऐसे कह लें कि बस वो कनेक्टेड होगा, इस तरह से समझ लें. जिस तरह से हम कनेक्ट करते हैं ना चीज़ें कि भाई आपने a को b से कनेक्ट कर दिया, b को c से कनेक्ट कर दिया, d को f से कनेक्ट कर दिया, तो बेसिकली हम मेंबर्स को कनेक्ट कर रहे होंगे. तो अगर मैं कहता हूँ कि B का एक मेंबर है फॉर एग्जांपल 3, इसको मैंने मैप कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है A के एक मेंबर के साथ, तो एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ B हर एलिमेंट A के साथ अगर हो जाए तो इस चीज़ को हम कहेंगे कि वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन फ्रॉम A टू B. वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन फ्रॉम A टू B. फॉर एग्जाम्पल या इसको हम इस तरह से लिखते हैं, वी राइट फंक्शन ऑफ a इज इक्वल टू बी, यानी कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a देयर विल बी अ b. फॉर ईच एलिमेंट ऑफ a देयर विल बी एग्जैक्टली वन b. सो b को हम असाइन कर रहे हैं, एग्जैक्टली वन एलिमेंट b का हम असाइन कर रहे हैं a को. अब a के हर एलिमेंट के लिए b का कोई एलिमेंट होगा, a के हर एलिमेंट के लिए b का कोई एलिमेंट होगा, a के हर एलिमेंट के लिए b का कोई एलिमेंट होगा. तो फॉर एग्जांपल अगर a के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं तो इट्स ओनली इंट्यूटिव कि आप ये सोचें कि b के अंदर कम से कम 10 एलिमेंट्स हैं. ठीक है. इफ b इज द यूनिक एलिमेंट, अच्छा वी राइट इफ a इक्वल टू b, इफ b इज द यूनिक एलिमेंट ऑफ b असाइंड बाय द फंक्शन f टू द एलिमेंट a विच इज अ मेंबर ऑफ सेट a. So if f is a function from a to b, we write this. अगर b का एग्जैक्टली वन एलिमेंट a के सब एलिमेंट के ऊपर यानी ईच एलिमेंट के ऊपर हो रहा है मैप, यानी कि f ऑफ a इक्वल टू b है, तो वी विल राइट दिस एज इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a सेट a टू सेट b. दिस कैन बी read एज f maps a to b. इसको हम पढ़ेंगे ऐसे कि f maps a to b. या सिंपली वी कैन से दैट फंक्शन
इज फ्रॉम ए टू बी। अब इस पर सटलिटी एक नोट करनी है, और ये आप जब खुद सोचेंगे तभी आप इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको नोट कर सकते हैं। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ सिंगल मैपिंग। पहली बात तो ये, क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी विल बी मैप्ड। तो इसका मतलब है कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसकी एक ही मैपिंग होगी, एग्जैक्टली वन होगा बी के अंदर। ए के लिए ऐसा नहीं है कि ए के एक एलिमेंट को उठा के मैं कहूँ कि बी के 10 के लिए ये है, कि भाई ए का एक ही एलिमेंट उठाओ तो बी के 10 उड़ जाएंगे, नहीं। ए सिर्फ बी के एक सिंगल के साथ कनेक्टेड होगा। बट ईच एलिमेंट ऑफ बी मे बी मैप्ड टू सेवरल एलिमेंट्स इन ए और नॉट एट ऑल। जिस तरह से मैंने कहा कि बी के अंदर 10 तो होंगे कम से कम, लेकिन हो सकता है 10 से ज़्यादा भी हों, यानी कि हो सकता है कोई भी उससे मैप ना हुआ हो, कोई एलिमेंट ऐसा भी हो जो कि बिल्कुल मैप ना हुआ हो बी में। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि बी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं जो कि सेवरल ए के एलिमेंट्स उस एक को ही पॉइंट कर रहे हो। ठीक है, सो ये दो चीज़ें थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं, इनको आप थोड़ा समझेंगे, आगे चल के हम देखेंगे भी इनकी एग्जाम्पल्स एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज। ओके, सो देयर आर अ फ्यू टर्मिनोलॉजीज, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखाता हूँ इसके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। यस, दिस में, बट लेट्स फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ फंक्शन विच मैप्स ए टू बी, जिसको हम कहते हैं कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ ए विच इज इक्वल टू बी। फॉर एवरी मेंबर ऑफ ए देयर विल बी अ बी। देन वी यूज द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी। नंबर 1, डोमेन का वर्ड हम यूज करेंगे। व्हाट इज डोमेन? A is the domain of f, denoted by DOM of f. So function of f की डोमेन क्या है? ये चीज़ डोमेन है जो कि इससे पहले लिखी हुई है, इस एरो से पहले, यानी कि जहाँ से आप मैप कर रहे हो, जिस सेट तक जहाँ से आप मैप कर रहे हो इसको हम कहेंगे डोमेन, और जिस पर आप मैप कर रहे हो उसको हम कहेंगे कोडोमेन। दिस इज योर डोमेन, दिस इज योर कोडोमेन। अगर ये होता कि दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम सी टू एफ, तो सी वुड हैव बीन डोमेन एंड एफ वुड हैव बीन द कोडोमेन। अगर ये फंक्शन होता फंक्शन मैप्स बी टू ए, तो वी वुड हैव सेड कि बी इज द डोमेन एंड ए इज द कोडोमेन। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में अच्छा, अब आते हैं इसके मेंबर्स के ऊपर। ए का अगर कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल वो है ए, 1 है, 2 है, 3 है, ए का कोई एलिमेंट है, सेट ए का कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट को मैं कहूँगा प्री इमेज, या एंटीसीडेंट का वर्ड भी यूज होता है, प्री इमेज ऑफ बी। क्योंकि हम ए से कर रहे हैं ना मैप बी के ऊपर, तो ए इज द प्री इमेज, और इसी तरह जिस पर मैप हो रहा होगा उसके एलिमेंट को हम कहेंगे बी इज द इमेज ऑफ ए। अगर बी और ए कनेक्टेड है आपस में, स्मॉलर की बात कर रहा हूँ, यानी कि मेंबर्स ऑफ ए, इफ अ मेंबर ऑफ ए and a member of set B is connected with each other, then that means that A is the pre-image of B and B is the image of B. And the range of F is the set of all images of elements A, denoted by range of F. इसको अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इसमें किस तरह से ये वाज़े हो रहा है। So first of all, these are two sets. This is set A, this is set B. इसके अंदर एक एलिमेंट है A, इसके अंदर एक एलिमेंट है B। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक और एलिमेंट भी है सी डी ई एफ, इसके ए के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। ये जो हमारा सेट है इसको हम कहेंगे डोमेन, ये डोमेन सेट है। इसी तरह जिस पर आप मैप कर रहे हो उसको हम कहेंगे कोडोमेन। ठीक है, अच्छा, अब प्री इमेज वो एलिमेंट है जिसकी कोई ना कोई इमेज बी में मौजूद है। जैसे देखो आप यहाँ से ये कनेक्टेड है ना, ये एरो जा रहा है, इसका मतलब ये ए कनेक्टेड है बी से, और इस एरो की डायरेक्शन भी आपको ये बता रही है कि दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, नॉट फ्रॉम बी टू ए, यानी कि ये डोमेन है और ये कोडोमेन। सो ये जो ए आपको नजर आ रहा है, दिस इज द प्री इमेज, एंड दिस इज द प्री इमेज ऑफ व्हाट, जिससे ये कनेक्टेड है, विच इज बी। सो बी इज द इमेज। अब बी इज द इमेज ऑफ व्हाट, जिससे ये कनेक्टेड है। बी इज द इमेज ऑफ ए एंड ए इज द प्री इमेज ऑफ बी। सिमिलरली बी सेट के अंदर हज़ारों एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो सारे एलिमेंट्स जो कि इमेज हैं ए की, जैसे ए की इमेज आ रही है बी है, हो सकता है ए का इसका कोई और एलिमेंट भी होता है जिसकी इमेज होती है सी यहाँ पे, या डी, कोई भी और एलिमेंट्स होते हैं। वो सारे एलिमेंट्स बी के जो कि इमेज हैं, हो सकता है यहाँ पर कोई एलिमेंट हो जो कि इमेज ना हो, जो कि ए की किसी से कनेक्टेड नहीं है,
लेकिन वो सारे एलिमेंट्स जो कि इमेज हैं बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स जो कि इमेजेस हैं, उन सब एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेंज। तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर लाइंग इन दिस रेंज, यानी कि इन दिस इमेज, जितनी भी सारी इमेजेस हैं उन सब का सेट अगर मैं कहूँगा तो उस सेट को कहूँगा रेंज। एंड दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि ए से आप बी को कनेक्ट कर रहे हो। सो और डेफिनेशन इसके और तरीके से हम देख लेते हैं। तो लेट सपोज देयर आर टू फंक्शंस, फंक्शन f1 एंड f2 फ्रॉम सेट a टू r। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सेट a और एक सेट r है, a से r को आपने कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि f1 प्लस f2, यानी कि दोनों फंक्शंस को अगर मैं ऐड कर दूं, दो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, हो सकता है कि एक फंक्शन में कोई प्री इमेज हो कोई ना हो सकता है दूसरे फंक्शन में कोई इमेज हो कोई इमेज ना हो सकता है दूसरे फंक्शन में इमेजेस और प्री इमेज का रिलेशनशिप बिल्कुल इंटरमिंगल हो जाए। ए को आपने बी से कनेक्ट किया था f1 में, और हो सकता है कि f2 के अंदर आप ए को डी से कनेक्ट कर दें। सो f1 प्लस f2, यानी अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा फंक्शंस को, या फिर दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि f1 इंटू f2, दीज आर ऑल्सो फंक्शंस फ्रॉम a टू r। ये भी हमेशा फंक्शन a टू r ही रहेंगे। अगर मैं दोनों फंक्शंस को ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं, डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपने f1 f2 को ऐड कर दिया तो आप ये कह रहे हैं कि दिस फंक्शन इज फ्रॉम r टू a नाउ। नो, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी a टू r। सिमिलरली अगर f1 f2 दोनों a टू r हैं तो फिर इनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की दोनों जो है वो a टू r ही रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल f1 प्लस f2 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं किसी x से, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि आई एम डिफाइनिंग दिस फंक्शन। So there was function 1 of x, function 2 of x. Now I am writing the addition of these two functions of x. तो क्या होगी ये फंक्शन? भाई फंक्शन 1 of x प्लस फंक्शन 2 of x। जो फंक्शन 1 of x था, फंक्शन 2 of x था, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो आपके पास फंक्शन 1 प्लस फंक्शन 2 of x आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप फंक्शन 1 of x और फंक्शन 2 of x को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास फंक्शन 1 फंक्शन 2 की मल्टीप्लीकेशन विद ओनली x आएगा। Let's take an example. For example, function 1 of x is x4 plus 2x square plus 1. Function 2 of x is this. अगर मैं इन दोनों को अब ऐड करता हूँ तो it would be function 1 function 2 whole of x, और ये सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, यानी कि आप यहाँ तक x को रखें और इसमें सिर्फ सिंपली ऐड कर दें। सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। इसमें कोई दूसरी साइंस नहीं है इस तरह की कि आपने बी सेट को किस तरह से डील करना है या उसमें से दूसरी चीज़ें निकालनी है या आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरह कोई काम करना है। नो, जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन यू कैन डू इन फंक्शंस एज वेल, but remember it is only going to be in the same direction from a to r. It's not going to switch the direction when you add or multiply. So let function a is from a to b, let function f is from a to b, and there is a set s which is a subset of a. अगर मैं ये कहता हूँ कि देयर इज अ फंक्शन a टू b, और अगर मैं कहता हूँ कि भाई a का एक सबसेट है जिसको मैं s कह लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये होगा कि द इमेज ऑफ सेट s इज द सबसेट ऑफ b दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ s। समझ में आ रही है बात? हाँ, मैं आता हूँ रिजवान, एग्जाम्पल इसके ऊपर आता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के ऊपर। Image of set S is the subset of B that consists of all the images of elements of set S. For example, S के अंदर A के कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब A के जितने भी एलिमेंट्स S के अंदर हैं उन सब की इमेजेस अगर B के अंदर मौजूद हैं तो हम उनको S की इमेज कहेंगे, हम उनको सिर्फ A की इमेज नहीं कहेंगे, ठीक है। We denote the image of S by f of S, so that f of S is all of the members of S for all S is a member of S. Note that there is an image of S is a set not an element, ठीक है। ये थोड़ा सा S को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये एक आखिरी चीज़ देख लेते हैं, इसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ से पहले मैं आप लोगों को जो है वो इसकी एप्लीकेशन को दिखाने में थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। सो या फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ सेट A, बल्कि अलग से लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसी एग्जांपल को हम टैकल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ सेट A जिसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। इसी तरह B एक सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है 1 2 3 4 5। फंक्शन ऑफ A टू B इस तरह से डिफाइन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B बिकॉज दिस इज शोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स।
ऑर्डर्ड पेयर्स आप शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि द ऑर्डर इज़ नेसेसरी, एंड यही हम बात कर रहे हैं शुरू से कि A to B है फंक्शन, B to A नहीं हो सकता। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? अगर मैं कहता हूँ फंक्शन फ्रॉम A to B, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि एवरी मेंबर ऑफ A शुड बी मैप्ड ऑन टू एटलीस्ट वन या एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ B। तो भाई A1 को B2 के साथ मैंने मैप कर दिया, यानी कि ये कनेक्शन आ गया, ठीक है। A2 को B3 के साथ मैप कर दिया, यानी ये कनेक्शन आ गया। A3 को भी B3 के साथ मैप कर दिया, यानी ये कनेक्शन आ गया। A4 को A1 के साथ कनेक्ट कर दिया और A5 को B4 के साथ कनेक्ट कर दिया। नाउ सी ईच एलिमेंट ऑफ A हैज बीन मैप्ड। B5 आपको यहां नजर नहीं आ रहा है, एंड दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अगर ये फंक्शन B to A होता तो फिर इट इज नेसेसरी कि इसके अंदर B5 भी आता, लेकिन बिकॉज दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम A to B, तो इस सिचुएशन में हम ये कहेंगे कि A के सारे एलिमेंट्स मैप होना लाजमी है, A1, A2, A3, A4, A5 सारे, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि B के सब पे मैप हो सकता है B के सिर्फ एक के ऊपर ही मैप हो जाए, A1 भी इस पे हो जाए, A2 भी इस पे हो जाए, A3 भी इस पे हो जाए, इट्स ओके। अगर ऐसा होगा तो फिर रेंज विल बी ओनली वन एलिमेंट B1, लेकिन अभी इसकी रेंज में क्या क्या है? B1, B2, B3, B4, दैट्स इट। B5 रेंज का हिस्सा नहीं है बिकॉज B5 किसी पे मैप नहीं हुआ, ठीक है। द फंक्शन इज दिस, फॉर एग्जाम्पल देयर इज S विच इज अ सबसेट ऑफ A1 और A3, ये दोनों इसमें आ रहे हैं। A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। नाउ द क्वेश्चन इज, पहले बात तो ये कि हम ड्रॉ करेंगे इसकी डायग्राम इस तरह से, जिस तरह से अभी मैंने आपको दिखाई पीछे, ये वाली चीज़। तो आई विल ट्राई कि मैं कंप्यूटर के ऊपर भी करके दिखा दूँ, बट नेवरदलेस द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ F, एंड व्हाट इज द इमेज ऑफ S। सो लेट मी ओपन सम टूल जिसके ऊपर मैं आपको करके दिखा सकूं पहले। ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेट, से इसका नाम रख देते हैं सेट P। ये है सेट P, सॉरी, और इसी तरह से ये है सेट Q। अब ये A के P के एलिमेंट्स हैं और ये Q के एलिमेंट्स हैं। लेट्स से वी आर ट्राइंग टू डिफाइन अ फंक्शन F फ्रॉम P टू Q। ये हम डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन P टू Q, विच मीन्स कि इस सेट के अंदर, ये चलें वही एग्जांपल ले लेते हैं जो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। ये चलें उसमें A12 लिखना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। For example, we are trying to define function P to Q, and let's say the function is, why is this not showing? चलो नीचे लिख लेता हूँ मैं। Let's suppose the function is, आवाज़ आ रही है ना, सबको फॉलो कर रहे हैं होपफुली। Let's suppose the function is smaller f, के A को हम मैप कर देते हैं Q के ऊपर, और सिमिलरली हम फिर B को मैप कर देते हैं W के ऊपर, सिमिलरली हम C को मैप कर देते हैं E के ऊपर, सिमिलरली हम D को मैप कर देते हैं T के ऊपर, सिमिलरली हम E को मैप कर देते हैं से W के ऊपर। अच्छा, ये अगर हमारा फंक्शन हो, ये अगर हमारा फंक्शन है, तो इट मीन्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज दैट, कम ऑन, क्या इशू है? मस्ट बी एन इशू। ओके, वेट अ मिनट। Okay, so according to this function f, A is being mapped onto Q, similarly B is being mapped onto what? W, similarly C is being mapped onto E, similarly D is being mapped onto T, okay, and then E is being mapped onto
टू डब्ल्यू, सो ई डब्ल्यू पे है, राइट। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस जो थे हमारे पास वो ये थे, फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन, को डोमेन और रेंज बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या है? बल्कि चलें इस एग्जांपल में मैं बता देता हूँ, बाकी एग्जांपल्स आप लोगों के लिए भी हैं, इस पर काम कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा सेट आपकी डोमेन है P, ये पूरा सेट Q आपकी को डोमेन है। तो डोमेन और को डोमेन तो मैंने आपको बता दिया। रेंज क्या है? रेंज वो ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ इमेजेस होती हैं। तो जो रेंज होगी आपकी, जिसको हम लिखते हैं RNG ऑफ दिस फंक्शन f, range of this function would be what? It would be a set first of all. Range is always a set. ये चले हम डोमेन वगैरह भी लिख लेते हैं। What is the domain of P of F? It is the set P. What is the codomain of the set of the function f? It is the set Q. Now, what is the range of f? The range of f is a set which contains all the images. These are the pre-images, these are the images. Now what is the image? Image में क्या क्या आ रहे हैं? Q आ रहा है, W आ रहा है, E आ रहा है, T आ रहा है. This is the set that is the range of the function f. क्यों कर रहे हैं? अच्छा, E को W के साथ हमने कनेक्ट क्यों किया है? बिकॉज देर इज नो नेसेसिटी कि आप ऐसा ही करें, बट फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि A के सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए. दैट्स द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन. फॉर ईच एलिमेंट ऑफ A देर शुड बी एन इमेज इन Q, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि Q के एक एलिमेंट के ऊपर एक ही इमेज होगी. हो सकता है कि ये एक से ज़्यादा चीज़ों की इमेज हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं है. इसी तरह ये भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि इमेज हो ही ना, इस पर भी कोई पाबंदी नहीं है. सो इट्स अकॉर्डिंग टू अवर सिचुएशन कि हमारा फंक्शन क्या कह रहा है. नाउ कमिंग बैक टू दिस, नाउ व्हाट इज द इमेज ऑफ एस. एस की इमेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एस है क्या? A1 और A3, यानी कि हम अपना एक सबसेट बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ सेट एस विच इज़ अ सबसेट ऑफ A या हमारा P. तो S इज फॉर एग्जाम्पल B एंड E. ये दो चीज़ें हैं हमारे S के अंदर. नाउ S इज अ सबसेट ऑफ P. नाउ व्हाट इज द इमेज ऑफ S? इमेज ऑफ S क्या है? तो इमेज ऑफ S क्या होती है? जो कि f ऑफ S की इमेज होती है, जैसे हमने पिछली डेफिनेशन में यहाँ देखा. व्हाट इज गोइंग टू बी f ऑफ S? ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ S जो कि f ऑफ S के अंदर आ रहे हो. अगेन इसकी डेफिनेशन पढ़ लें. द इमेज ऑफ द सेट S इज द सबसेट ऑफ B, यानी कि जो आपकी को डोमेन है इसका सबसेट होगा, क्योंकि इमेजेस यहीं पर हैं. अब इसका सबसेट क्या हो सकता है? Q W E T भी हो सकता है, सिर्फ R भी हो सकता है, Q W E भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है कि इस Q का सबसेट होगा. बट व्हाट कंसिस्ट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ S. S के तमाम एलिमेंट्स की जितनी भी इमेजेस Q के अंदर आ रही हैं, दैट वुड बी द इमेज ऑफ S. सो S की इमेज क्या होगी? यानी कि इमेज ऑफ S लिख दें इसको, या फिर फंक्शन ऑफ S की इमेज लिख दें. ये तो सारा फंक्शन P टू Q है, लेकिन सिर्फ फंक्शन ऑफ S की अगर मैं बात करता हूं तो इसकी इमेज क्या है? उसकी इमेज में आ रहा है, यानी कि B और E की इमेज. B और E की इमेज में क्या आ रहा है? सिर्फ W. दिस इज द इमेज ऑफ S अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन. कर सकते हैं रिजवान, यू आर राइट, कर सकते हैं. वी जस्ट टुक एन एग्जाम्पल. ऐसा भी तो हो सकता है कि हम यहाँ पे R के बजाय यहाँ पे 10-12 और भी एलिमेंट्स हों, यहाँ पर सिर्फ 5 हों. तो क्या हम सबको करते फिरेंगे? नहीं, हो सकता है कुछ हो, कुछ ना हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि सब एलिमेंट्स जो हैं वो इमेज हों. तभी तो इमेज का वर्ड यूज़ किया जाता है, क्योंकि इमेज कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द को डोमेन. को डोमेन के अंदर कोई इसके लिए कोई दूसरा वर्ड नहीं है कि इसके अंदर जितने चीज़ मैप हुई है उनके लिए कोई दूसरा वर्ड हो. नहीं, बिकॉज इसमें सारे मैप होने हैं. लेकिन यहाँ पर जितने चीज़ें मैप होनी ही हैं उनके हिसाब से फिर हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि इमेज ना हो. तो इस वजह से जो इमेज नहीं होते उनके लिए फिर अलग एक वर्ड होता है जिसको हम रेंज कहते हैं. दिस इज द रेंज जो कि इमेजेस हैं. ओके, अच्छा कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, ये 2 तरह के फंक्शंस हैं. बेसिकली 3 तरह के हैं, लेकिन 2 तरह के अगर हम समझ लें तो तीसरा भी समझ में आ जाएगा.
a function f whose domain and codomain are subsets of the sets of real numbers। एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर्स के सबसेट्स हों। यानी कि आप जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हो कि a टू b है या c टू d है या f टू h है, जो भी आपके सेट्स में आप डिफाइन कर रहे हो, अगर वो दोनों सेट्स रियल नंबर के सबसेट्स हैं, यानी कि इस तरह से आप कह रहे थे ना p टू q आप कर रहे हो, अगर वो p और q दोनों रियल नंबर्स हैं तो फिर ऐसे फंक्शंस को हम तीन सिचुएशंस में डिवाइड करते हैं, तीन तरह के फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। ऐसे फंक्शंस जिनके डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर्स हों, उनको हम तीन तरह के फंक्शंस में डिफाइन करते हैं। नंबर वन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे फंक्शन अगर f ऑफ x is less than f of y, whenever x is less than y and x and y are in the domain of f। for example, x and y f की डोमेन में है, यानी f की एक डोमेन है, f is a function from a to b, a के अंदर x और y आ रहे हैं मेंबर्स। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कब कहूंगा फंक्शन को? जब f of x is less than f of y, whenever x is less than y। यानी कि जैसे ही आप वैल्यू को बढ़ाते हो x से, आप y की तरफ चले गए, यानी बड़ी वैल्यू के ऊपर चले गए, और आपका फंक्शन भी बड़ी वैल्यू देना शुरू कर दे उसके मुताबिक, तो इसका मतलब है कि यू आर डीलिंग विद एन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि हम इसी एग्जांपल के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई क्यू डब्ल्यू ई आर टी, ये है 1 2 3 4 5, ये है 1 2 3 4 5, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। दिस इज लेस देन दिस, दिस इज लेस देन दिस, दिस इज लेस देन दिस। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ए की फंक्शन की जो डोमेन है, उसमें से जो एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ए के लिए मैप हुआ हुआ है क्या? क्यू, यानी कि फंक्शन ये कह रहा है कि ए से क्यू जनरेट होगा। ओके, अगर आप ए की वैल्यू बढ़ा दो, बी कर दो, और फिर बी से जो वैल्यू जनरेट हो रही हो वो क्यू से बड़ी हो, यानी ए को आपने बढ़ाया तो जनरेटेड वैल्यू भी बढ़ जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्पेसिफिकली एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं है अगर हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ए बढ़ाने से बढ़ गया क्यू, बी को और बढ़ाने से और बढ़ गया, सी को और बढ़ाने से और बढ़ गया, लेकिन डी को और बढ़ाने से एक दफ़ा हमारे पास गलत आ गया, कम हो गई वैल्यू, और बढ़ी नहीं वैल्यू। हमने डोमेन में बढ़ाई लेकिन यहाँ नहीं बढ़ी। तो इस ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसका बिल्कुल अपोजिट ऑब्वियसली होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर आप वैल्यू डिक्रीज करो और आपके पास वैल्यूज डिक्रीज ही होना, यानी कि आपकी इमेज भी डिक्रीज होना शुरू हो जाए, तो उसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। लेकिन अगर एक ऐसा फंक्शन हो जो कि इंक्रीज भी हो सकता हो, डिक्रीज भी हो सकता हो, यानी कि वैल्यूज लाजमी नहीं है कि इंक्रीज ही हो रही हो, डिक्रीज ही हो रही हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं मोनोटोनिक फंक्शन। दिस इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। तो जो हमने डिफाइन किया यहाँ पे, दिस इज अ मोनोटोनिक फंक्शन। इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट इज नीदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अच्छा, अब सिर्फ तीन चीज़ें हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। इसके बाद हम इन्वर्स वाली चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अभी तकरीबन आपको छोड़ दूंगा कुछ मिनट्स के अंदर, यू कैन रिवाइज द थिंग्स एंड कैन attempt the quiz. There are a few properties of a function. A function can be one to one, can be on to, can be one to one correspondence. One to one को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, on to को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं, और one to one correspondence को हम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। इंजेक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है फंक्शन की जिसमें ईच एलिमेंट इन द रेंज, यानी कि जो आपकी रेंज है, हैज एट मोस्ट वन प्री इमेज, यानी कि किसी एक से ज्यादा वो कनेक्ट ना हुआ हो। जैसे कि चलें एग्जांपल खुद हम ले लेते हैं, सॉरी। सो अ फंक्शन f is said to be one to one या फिर इंजेक्टिव if for all x and y in the domain of f of x is equal to f of y, that means x is equal to y, which means कि जितनी भी आपकी डोमेन के अंदर चीज़ें मौजूद हैं ये किसी एक से ही रिलेटेड हो रही हों। यानी कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर जिस तरह w 2 से रिलेट हो रहा है ना, w इसकी भी इमेज है और इसकी भी इमेज है, लेकिन नहीं, हर एक इमेज की अगर सिर्फ एक प्री इमेज है
Q की सिर्फ एक प्री इमेज है A, E की सिर्फ एक प्री इमेज है B, C, W की दो प्री इमेजेस हैं। इसका मतलब है ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। एक ऐसा फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होता अगर हर एक इमेज की सिर्फ एक ही प्री इमेज होती, एक से ज़्यादा नहीं होती, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि इंजेक्टिव फंक्शन है ये। सिमिलरली सर्जेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें फॉर एवरी मेंबर ऑफ B देयर एग्जिस्ट एन A, यानी कि B का कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो कि रेंज में ना हो। जिस तरह यहाँ पर हमने अगर इसको इस तरह कर दिया था तो ये इंजेक्टिव तो नहीं रहा। पहली बात, क्या ये सर्जेक्टिव है? सर्जेक्टिव ये तब होता जब R की भी कोई प्री इमेज होती, यानी अगर आपकी कोडोमेन में कोई एक भी ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो इसका मतलब है योर फंक्शन इज सर्जेक्टिव फंक्शन। सिमिलरली बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। यानी कि फॉर एग्जांपल दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव क्यों है? क्योंकि हर एक इमेज की सिर्फ एक ही प्री इमेज है, कोई एक भी दूसरे एक से ज्यादा से कनेक्टेड नहीं है कोडोमेन में। इंजेक्टिव है और फिर सर्जेक्टिव भी है। सर्जेक्टिव क्यों है? क्योंकि क्यू के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि किसी की इमेज ना हो, इस वजह से ये सर्जेक्टिव भी है। और चूंकि ये इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है, इसलिए इस पूरे सेट को मैं बाइजेक्टिव भी कहूंगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज क्लास। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी यू कैन टेक द टाइम 10-15 मिनट्स टू रिवाइज द थिंग्स ओवर, और देन यू कैन अटेम्प्ट द क्विज। 1:15 पर क्विज स्टार्ट होगा, 1:45 पर एंड हो जाएगा। वी विल नॉट बी ज्वाइनिंग बैक द क्लास इज नाउ एंडेड। काइंडली सेंड मी द अटेंडेंस स्क्रीनशॉट प्लीज as soon as possible, and I'm going to end the meeting, and that's about it from today's class. You can revise the things, and you can attempt the quiz at 1:15. Thank you very much.